हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तैयार हो जाइए और क्वेश्चन कीजिए। हर एक क्वेश्चन को आप अपने से अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। फटाफट जल्दी कॉपी पेन उठाइए और जल्दी फटाफट इस सवाल को 1 मिनट के अंदर सोल्व कर लीजिए। कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो समझ लीजिए कि ये भी नहीं बनने वाला है आपसे, ठीक है। देखिए जल्दी फटाफट फास्ट, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जल्दी जल्दी हुआ सॉल्यूशन। देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पेस चार्ज विद सेम चार्जेज एफ। पहले लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है, जो जो बोल रहा है उसके अनुसार इसको क्या करना है, उतारते चलना है। खटाखट आंसर मिलेगा आपको। देखिए, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पेस चार्ज विद सेम चार्जेज एफ, जो बोला वो कीजिए, ठीक है। पहले में जो बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, ठीक है ना, उनमें सेम चार्ज है, लिखा हुआ है ना, आइडेंटिकल स्पेयर चार्ज विद सेम चार्ज। सेम चार्ज मतलब मान लीजिए अगर इसका क्यू मानता हूँ तो इसका भी क्यू मान लिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इन दोनों में फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ, मतलब सेम चार्ज है। कहने का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर इसको निगेटिव मानते हो उसको निगेटिव मानो। तो पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज है, मतलब रिपेल करेगा तो फोर्स हम ऐसे दिखाएंगे इसमें, ठीक है ना, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है नेक्स्ट कि इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू अदर स्फीयर देन द न्यू फोर्स विल बी। मतलब इससे पहले स्फीयर से अगर 50% चार्ज दूसरे स्फीयर में अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो नया फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अगर पुराना फोर्स का वैल्यू एफ है तो। मतलब आपको पुराने फोर्स के वैल्यू एफ के टर्म्स में आपको आंसर देना है। तो मान लीजिए सपोज दैट इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आर है, ठीक है ना। तो इस पर अगर फोर्स आप लिखते हैं तो क्या लिखेगा, इस पर अगर फोर्स आप लिखते हैं तो इसको लिखिएगा आप के क्यू, पहला का दूसरा क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर बाई नीचे आर स्क्वायर, ये फोर्स लिखिएगा आप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आप क्या किए, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला कि के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई मीडियम का बात नहीं कर रहा है। जब भी मीडियम का बात नहीं करे आप सिंपल के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है कि 50% चार्ज ट्रांसफर हो गया। मतलब 50% चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर ये क्यू था तो यहाँ से q/2 यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा अपना q/2। तो यहाँ पे कितना हो गया, q था पहले से प्लस यहाँ से q/2 चला गया तो ये कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे q/2 चला गया तो कितना चार्ज हो गया बताइए, ये हो जाएगा 3q/2। मतलब इस पे 3q/2 चार्ज है, यहाँ पे q/2 चार्ज है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितना चार्ज है, q/2। इसको ऐसे लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए यहीं पे सारे कैलकुलेशंस मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे q/2 चार्ज है, इस पे q/2 चार्ज है और इस पे 3q/2 चार्ज है। इस पे ये चार्ज है और इस पे ये चार्ज है। तो नया फोर्स हम यहाँ पे लिखे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर नया फोर्स हम लिखना चाहें एफ डैश, तो एफ डैश क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा के q1 पहला q/2, ठीक है ना, q/2, ठीक है ना, इंटू ये 3q/2 दूसरा 3q/2 इंटू इसके बीच का डिस्टेंस का बात यहाँ पे किया ही नहीं। डिस्टेंस का बात अगर नहीं करे तो डिस्टेंस का चेंज नहीं करना। समझ लीजिए कि डिस्टेंस उतना ही होगा जितना था, ठीक है ना, डिस्टेंस उतना ही होगा। यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस आर है तो आर ही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आर स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अब इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा। अब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ये लिखा हुआ 3kq²/4r², 3kq²/4r²। मतलब अपने को एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 3kq²/4r²। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो हमने लाया ये एफ का वैल्यू kq²/r², यहाँ पे kq²/r² है ना, इसके जगह पे हम ये डाल दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पुट इक्वेशन 1 इन, मान लीजिए इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना ऐसे हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 3/4 और ये तो kq²/r² कितना है, kq²/r² एफ, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया मैंने कैसे किया, इसके समझ में आया आपको कैसे किया। बहुत आसान सवाल था कि ना, बहुत ज़्यादा आसान सवाल था कि ना। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कीजिए जल्दी। आपको 1 मिनट का समय मिलता है, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के लिए। सवाल पढ़िएगा आपको आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। हुआ सॉल्यूशन, देखिए मैं करता हूँ उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है ए पॉइंट चार्ज गिवन एक्सर्ट्स एंड क्या लिखा हुआ, एक्सर्ट्स एंड 2 बार लिखा गया ना, एक्सर्ट्स एंड इसको हटाओ, कोई बात नहीं, इस पर कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ए पॉइंट चार्ज गिवन एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए सेकंड पॉइंट चार्ज q2, ठीक है। इफ द थर्ड चार्ज q3 इज ब्रॉट नियर q2 द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ q1 एक्सर्टेड ऑन q2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज था भैया, q1 था, q2 था, ठीक है ना।
इसके बीच में कुछ सेपरेशन होगा r मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है Q2 के पास कोई अगर पॉइंट चार्ज मतलब Q3 कोई ला के रख दिया जाए, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, Q3 कोई पॉइंट चार्ज रख दिया जाए इसके पास में जस्ट नियर रख दिया जाए, तो ये Q1 और Q2 में जो पहले फोर्स लग रहा था वो फोर्स इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कि रिमेंस अनचेंज रहेगा, कि क्या होगा बताओ आप, क्या होगा बताओ। आपको मैंने एक पॉइंट लिखा था, पॉइंट क्या लिखाया था कि दुनिया जाए भाड़ में, समझ में आ रहा है ना, दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी हो जाए, समझ में आ रहा है ना, जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा था इसको हम कहीं भी लेके चले जाए, कहने का मतलब कितने भी चार्जेस के बीच में लेके चले जाएं, या इसके पास कोई चार्ज आ जाए, कहीं सा भी चार्ज आ जाए, समझ में आ रहा है, नाइबोरिंग चार्ज आ जाए, समझ में आ रहा है ना, जो फोर्स लग रहा था वही फोर्स रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नाइबोरिंग चार्जेस, नाइबोरिंग चार्जेस। भाई इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो नाइबोरिंग चार्ज पे कहाँ डिपेंड करेगा, सही सी बात है। अभी भी लग रहा है कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और अगर Q3 आ भी गया तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा वो लगेगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये समझाया था ना, बहुत समझाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेंस अनचेंज। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए जल्दी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए जल्दी फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी, आपको समय नहीं ज़्यादा लगना चाहिए, 1 मिनट के अंदर सोल्व करना है क्वेश्चन को भाई लोग, जल्दी फटाफट करो। हुआ सोल्यूशन, देखो मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन बोला है 2 चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, देन मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज। मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है जब 2 चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया गया है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट रखा गया है। चलो करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें, मान लो। चलो अब इसका सोल्यूशन होगा तो होगा कैसे, देखिए 2 चार्ज पार्टिकल्स है, तो 2 चार्ज पार्टिकल्स जब बोल रहा है तो इसको मान लो पॉइंट चार्ज है, सही सी बात है, पॉइंट चार्ज है। एक Q1 है, एक दूसरा Q2 है, ये कुछ सेपरेशन पे प्रेजेंट हुआ, दिया हुआ है कि नहीं, हाँ 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है देन मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। चलो यहाँ पे लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला वो होता है Q1 Q2 बटे 1 स्क्वायर, मतलब तो ये तो आ गया अपना Q1 Q2, ठीक है ना, मतलब फोर्स अपना आ गया Q1 Q2। मतलब आपको क्या करना, आप देखिए बेसिक मैथ्स में आपको एक चीज़ सिखाया था मैं, बेसिक मैथ्स में सिखाया था किसी चीज़ को मिनिमम करना है तो कितने तरीके से मिनिमम किया जा सकता है, आपको 4-5 तरीके बताया था। किसी चीज़ को मैक्सिमम करना है तो कितने तरीक़ों से मैक्सिमम किया जा सकता है। अगर आपने वो लेक्चर छोड़ा है तो समझ लीजिए कि यू आर वेरी मच अनलकी। जाकर वो लेक्चर देखिए, VIP पॉइंट्स का शायद लेक्चर नंबर 6 या 7 है बेसिक मैथ्स का, जो इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा ना, एक पेज का आंसर 2-2 लाइन में करना सिखाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको, फोर्स को क्या करना है, फोर्स को अपने को क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप एक बात बताओ, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ो, यहाँ पे मत लिखो, ये जो अपना आया ना, ये अपना आया, ठीक है, ये अपना आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ना अपने को, अब ये फोर्स है, फोर्स बराबर Q1 Q2। अब इस फोर्स को अपने को मिनिमम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स को यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, मिनिमम मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या बदल सकता है, आपको बताया था मैं कि जो LHS में जो बदलना है उसको RHS में वो बदलोगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन चेंज यहाँ पे अगर फोर्स करना है तो यहाँ पे चेंज होने वाला क्या है, किसके चलते यहाँ पे चेंज आएगा, समझ में आ रहा है, फोर्स में किसके चलते यहाँ पे फोर्स में चेंज आएगा, K तो कॉन्स्टेंट है, K कॉन्स्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है। K तो कांस्टेंट है, K तो चेंज नहीं होने वाला, तो चेंज क्या होगा, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू हो सकता है Q1 है Q2 है, तो Q1 Q2 है तो है कितना भाई, Q1 Q2 है तो है कितना, समझ में आ रहा है कितना, पता नहीं, यहाँ पे Q1 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी 1.5 लाख 50 लाख 100 करोड़ कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे हम Q1 Q2 को चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको मिनिमम करना पड़ेगा। अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो Q1 Q2 को मिनिमम करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ बताया था कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज याद कीजिए, शायद इसी चैप्टर का सेकेंड लेक्चर, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का जो सेकेंड लेक्चर, उसमें बताया आपको Q बराबर NE, समझ में आ रहा है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना था, E होता था, वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज की E होता था, मतलब Q बराबर NE लिखते थे तो N का वैल्यू सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, 1, तो 1E आया, समझ में आया, मतलब Q का वैल्यू सबसे मिनिमम कितना आया, E आया, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज E हो सकता है। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज यहाँ पे डाल देंगे तो फोर्स मिनिमम कितना आ जाएगा, फोर्स मिनिमम आ जाएगा K, एक E और एक E और E, समझ में आ रहा है ना, एक चार्ज के लिए मिनिमम E, इसके लिए भी मिनिमम E, समझ में आया। तो एक मिनिमम कितना आ गया अपना, ये आ गया KE स्क्वायर, समझ में आपको इसको क्यों लिख रहा हूँ मैं, समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया क्या किया, बहुत मतलब आसान था, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब KE स्क्वायर आंसर है तो ये हो जाएगा, फटाफट टिक कर दीजिएगा और आपकी हो जाएगी डैश, समझ में आ रहा है ना। देखिए KE स्क्वायर में लिखा है तो वो भी तो सेम ही लिखा है, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹
का स्क्वायर, तो ये भी आंसर सही होगा। मतलब बी और सी दोनों आंसर अपना होने वाला है, मतलब डी होगा आंसर। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट इसे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। जल्दी जल्दी हुआ सोल्यूशन इसका? हो गया भाई लोग, हो गया। देखो मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी रिपेल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। ठीक है, चलो क्या करते हैं सोल्यूशन इसका करते हैं। जो जो लाइन बोल रहा है वो अपने क्या करना है, जस्ट उतारते जाना है, आंसर आपको मिलेगा फटाफट। ठीक है ना, देखो 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना, डी डिस्टेंस इनका सेपरेशन दिया हुआ है, डी डिस्टेंस, ठीक है। रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 9 न्यूटन, मतलब सही सी बात है, जब बोल रहा है रिपेल करना मतलब प्लस चार्जेज होंगे या माइनस चार्जेज होंगे, समझ में आ रहा है ना, प्लस होंगे या माइनस होंगे, सही सी बात है। तो रिपेल कर रहा है मतलब इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, कितना, किस फोर्स से रिपेल कर रहा है, 9 न्यूटन के फोर्स से। ले भाई 9 न्यूटन के फोर्स से। कोई दिक्कत इस डायग्राम में? जैसा स्टेटमेंट बोला वैसे मैंने डायग्राम को डिकोड कर दिया। इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं ना, ऐसे, ठीक है ना। जैसा स्टेटमेंट बोला वैसा मैंने डायग्राम को डिकोड किया, और ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लीजिए एक सवाल जो है ना 50% वहीं पे आपने सोल्व कर दिया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 3D, अगर सेपरेशन जो है ये 3D हो जाए, मतलब बस सेपरेशन को चेंज करना चाहता है यहाँ पे, बस सेपरेशन को चेंज करना चाहता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बस सेपरेशन को चेंज करना चाहता है, तो हम यहाँ पे करते हैं सेपरेशन को चेंज, क्या दिक्कत है, 3D हो जाए। मान लीजिए कि ये Q1 हो गया, ये 3 गुना बढ़ा के इतना कर दिया, ठीक है ना, ये Q2 हो गया अपना प्लस Q2, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया अपना, 3D हो गया, मान लो 3D हो गया, 3D हो गया, तो बस 3D हो गया। तो अब बोल रहा है नया जो फोर्स होगा वो कितना आएगा, एफ डैश कितना आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ही होने वाला है, क्योंकि चार्ज के बारे में तो बोला नहीं चेंज करने के लिए। जो चीज़ नहीं बोले चेंज करने के लिए उसको कांस्टेंट मानना है, जो शुरू में था वही रहेगा, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे बस बोल रहा है डिस्टेंस चेंज हुआ तो बस डिस्टेंस को चेंज करो, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो बोला है चेंज करने के लिए उसको चेंज करो, जो पहले से था वो है। फोर्स तो पूछ रहा है तो फोर्स जो होगा उसको होगा, समझ में आ रहा है ना, फोर्स जो आएगा सो आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे, अब देखो, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होता है वो होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बेसिक मैथ्स में मैं बताऊँ ना, बेसिक मैथ्स का एक लेक्चर है मेरा, VVIP कॉन्सेप्ट्स का, समझ में आ रहा है ना, VVIP कॉन्सेप्ट्स का, जाकर उस लेक्चर को फटाफट देख लीजिए आप। इस लेक्चर को मत छोड़िए आप, मैं बोल रहा हूँ ना, इस लेक्चर को मत छोड़िए, क्योंकि जो है ना मैं इसका सोल्यूशन कराने जाऊँ तो एक पेज नहीं लगाना चाहता, समझ में आ रहा है ना। मैं इसमें क्या करूँगा ना, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा कि क्या इसमें चेंज हो रहा है, क्या इसमें कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसका यूज ही नहीं करना है, कांस्टेंट का यूज कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, 2 पेज में आंसर, 1 पेज में आंसर लाइएगा पूरा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 2 लाइन में आंसर कैसे लाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप बताओ जी, क्वेश्चन देखकर यहाँ पे बस बदल क्या रहा है, बदल रहा है तो यहाँ पे फोर्स बदल रहा है, क्योंकि फोर्स पहले 9 न्यूटन था और फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स बदलेगा। यहाँ पे बदला क्या है, बस डिस्टेंस बदला है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बदला है, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बदला है। यहाँ पे बदला क्या नहीं है, बदला वो नहीं, चार्जेस नहीं बदले, चार्जेस पहले Q1 Q2 थे, अब भी Q1 Q2 है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे चार्जेस नहीं बदले हैं, मतलब चार्जेस कांस्टेंट है, Q1 Q2 कांस्टेंट है। यहाँ पे K तो पहले से कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशन बन रहा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब इस रिलेशन पे सारा खेला होने वाला है, समझ में आ रहा है ना, इस रिलेशन पे सारा खेला होने वाला है। मैंने VVIP कॉन्सेप्ट्स में मैंने इससे भी तगड़े कॉन्सेप्ट सिखाए कि कैसे आप 2-2 पेज के कैलकुलेशन को कैसे आप 5 लाइन में करके दिखाओगे, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लगा देंगे F अपन F डैश, समझ में आ रहा है ना, अपन R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर, यही करना है ना, R2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो ऊपर था वो नीचे आएगा, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, समझ में आया। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे F अपन F डैश है ना, F अपन F डैश, तो हम F का वैल्यू कितना था पहले, 9 न्यूटन डालते हैं भाई, F डैश निकालना है अपने को। अब देखिए यहाँ पे R2 अपन R1 का होल स्क्वायर, R2 अपन R1 का होल स्क्वायर मतलब 3D अपन D का होल स्क्वायर, 3D अपन D का होल स्क्वायर, ठीक है। D से D कैंसिल हुआ, अब ये आ गया 9/F डैश इज इक्वल टू 3 3 9/1। अब ये 9 से 9 कैंसिल है, F डैश का वैल्यू कितना आया, 1 न्यूटन। गयो भैंस पानी में, 1 न्यूटन। मैं बोलिए तो आपको करके दिखा दे रहा हूँ लॉन्ग मेथड से भी, समझ में आ रहा है ना। लॉन्ग मेथड से अगर करने गया तो समझ जाइए कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे सोल्यूशन सबसे बेस्ट वे है, दिस इज़ द बेस्ट वे, समझ में आ रहा है ना, बेस्ट वे बता रहा हूँ आपको। चलिए इसका लॉन्ग मेथड भी आपको करा देता हूँ, क्योंकि अगर आप को नहीं करना है, अगर आप फंसे कहीं तो कैसे कीजिएगा, समझ में आ रहा है। देखिए मैं इसका लॉन्ग मेथड कराता हूँ, जल्दी पहले इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ फिर इसका लॉन्ग मेथड कराता हूँ। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी, हो गया नोट, हो गया, मिटाऊँ इसका लॉन्ग मेथड कराऊँ। देखिए मैं कराता हूँ लॉन्ग मेथड कैसे होगा, इसको मिटाता हूँ पहले। लॉन्ग मेथड देखिए, लॉन्ग मेथड, अब देखिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आप इसके लिए लगा दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर K Q1 Q2 बटे यह हो जाएगा D स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फोर्स कितना दिया हुआ है मैं आपको बताऊँ, फोर्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए फोर्स 9 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे D स्क्वायर,
ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ओके, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लगाइए। अब यहाँ पे लिखिएगा एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे 3D का होल स्क्वायर, 3D का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन अपना आएगा 2। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पे खेल जाना है, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना। इक्वेशन 2 पे खेल जाना है। अब क्या कीजिएगा, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। यहाँ पे लिखिए आप कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 × 2 को डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 1 × 2 को डिवाइड कीजिएगा तो ये अपना आएगा 9 अपन ये एफ डैश बराबर ये आएगा के Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा अपना के Q1 Q2 अपन 3D स्क्वायर पूरा होल ब्रैकेट आएगा। अब देखिए के Q1 Q2 से के Q1 Q2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ क्या आ रहा है क्या 9 अपन एफ डैश इज इक्वल टू 3 9D स्क्वायर अपन डी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मैंने इस चीज़ को तो पहले ही लिख दिया था, फर्स्ट लाइन में ही लिख दिया था। जस्ट क्या किया था, इसको कटाया था एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लिखा था और इस चीज़ को तो पहले ही लिख दिया था। इतना करने का क्या मतलब माजमा है, समझ में आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है और कुछ आप नहीं कर सकते। आप बोर्ड मेथड इसको लगा सकते हैं, समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड है जो मैंने वो सिखाया, समझ में आ रहा ना। ये वीवीआईपी कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर देखिए, ये कहीं नहीं कराया जाता, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं कराया जाता, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं कराया जाता, बस मैं कराता हूँ। समझ में आ रहा ना, मैंने बहुत जगह पढ़े हैं लेकिन बस मैं कराता हूँ, मैं बस इसे लाया हूँ, समझ में आ रहा ना। जाकर ये लेक्चर देखिए, आपको बोल रहा हूँ ना, फिजिक्स में ज़िंदगी सुधर जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे ये आ गया, इतना सही सी बात है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसर, ये 9 से 9 कैंसर, एफ डैश का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 न्यूटन। यहाँ से भी 1 न्यूटन आंसर आ रहा है, वहाँ से भी 1 न्यूटन आंसर आ रहा था। बस फर्क क्या है, बस फर्क है कि आप इसमें 3 से 4 मिनट लगाएंगे, वहाँ पे 1 मिनट लगाइएगा, समझ में आ रहा है ना। आपको जब सवाल करना होगा कंपटीशन में बैठकर तो ये सब थोड़े नोट करना है, बस दिमाग लगाना, एक बार सोचना हाँ ऐसे ऐसे होगा, कैलकुलेशन है, डैश 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 आंसर आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है ना। चलिए 1 न्यूटन इसका आंसर हुआ, जल्दी नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट, 1 मिनट का समय देता हूँ। जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। हुआ सोल्यूशन, देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 exert a force F on each other when kept at a certain distance apart, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमको डिकोड करके उसको डायग्राम बनाते जाना है। 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1, ठीक है ना, दूसरा है Q2, ठीक है। इसमें क्या F फोर्स लग रहा है, ठीक है, F फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ही लगेगा क्योंकि सेम चार्ज बोला है, ठीक है ना। Q1 Q2 बोल रहा है मतलब सेम चार्ज, ठीक है। F ऑन ईच अदर व्हेन केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मान लीजिए कितना डिस्टेंस पे, कुछ भी मान लीजिए, सपोज कर दीजिए R डिस्टेंस पे, ठीक है। बोल रहा है इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ, ठीक है भैया, दोनों पार्टिकल का चार्ज को आधा आधा कर दिया जाए, मतलब इस पर भी आधा चार्ज, इस पर भी आधा चार्ज कर दो, लो। और डिस्टेंस कितना क्या है, डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डबल, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा अपने को, इतना डिस्टेंस लेते क्या दिक्कत है। दो इसको डिस्टेंस क्या किया, डबल कर दिया, मतलब R था डिस्टेंस तो R से कितना कर दिया, 2R कर दिया, ठीक है ना, 2R कर दिया, ठीक है। और Q1/2 हो गया ये, और ये Q2/2 हो गया, Q2/2 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि नया जो फोर्स होगा वो कितना होगा, नया जो फोर्स होगा वो कितना होगा। अब बताओ ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप क्या मतलब समझ रहे हो, आप मतलब कैसे मतलब क्वेश्चन सोल्व करने का अप्रोच क्या लगा सकते हो। यहाँ पे अप्रोच ये लगा सकते हो कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू होता है वो होता है अपना के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे भैया जो है के जो है तो चेंज तो नहीं हो रहा है, तो के को कांस्टेंट मान लेंगे। Q1 Q2 चेंज हो रहा है, यहाँ पे पहले Q1 था तो Q1/2 हो गया, Q2 था तो Q2/2, मतलब Q1 Q2 चेंज हुआ और R भी चेंज हुआ, मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे कि फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। अब इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ रहा है ना, इस चीज़ का जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर वैसे लॉन्ग टर्म्स भी करते हैं आंसर आएगा, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म्स हम करेंगे आंसर फटाफट आएगा। देखो कैसे हम लिखेंगे F डैश, मतलब F अपन लिखेंगे F डैश, समझ में आ रहा है ना, F अपन F डैश। अब Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है तो Q1 Q2 देखो, Q1 Q2 बटे हो जाएगा R स्क्वायर इंटू F डैश का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, F डैश का वैल्यू कितना है Q1/2 इंटू Q2/2, मतलब Q1/2 इंटू Q2/2, ठीक है ना, Q2/2 अपन कितना है 2R स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2R स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2R का होल स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करते हैं, अभी क्या होता है ना, जब ये Q1 Q2/2 होता है ना, ये ऊपर चला जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर देते हैं, रुक जाओ। F अपन F डैश हुआ, ये हो गया Q1 Q2 हो गया ना, इंटू ये हो गया 2 × 4 R स्क्वायर, अपन ये हो जाएगा अपना R स्क्वायर इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से R क्या कटेगा, Q1 से Q2 कटेगा, मतलब Q1 Q2 से Q1 Q2 कटेगा, ठीक है। देखते चलो R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, मतलब आंसर कितना आ गया अपना F अपन F डैश आ रहा है कितना, ये आ रहा है अपना 4 चौको 16/1, मतलब लिख सकते हैं कि F डैश जो है ना ये हो जाएगा F/16। F/16 कोई आंसर है कि नहीं, F/16 कोई आंसर, हाँ डी नंबर है F/16। देखिए कितना आसान है,
ये क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि देखिए जो जो बोल रहा है वो करना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने, समझ में आ रहा है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर आप भूले होंगे तो मैं एक चीज़ देखिए, जब मैं बताया था आपको कि एयर मीडियम के लिए या फ्री स्पेस दिया रहे, समझ में आ रहा है ना, एयर दिया रहे, फ्री स्पेस दिया रहे, या आपको नो मीडियम लिखा रहा है या वैक्यूम लिखा रहा है, ठीक है ना, वैक्यूम, तो आपको मैंने कौन सा फार्मूला बोला था लगाने के लिए? आपको बोला था कि आप जो करो एक फार्मूला ये लगा, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, आपको ये लगाना है, ठीक है ना। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता था? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता था अपना 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये होता था 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता था ना। और यहाँ पे के का वैल्यू आपको क्या बताया था? के का जो वैल्यू था यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये था ना। लेकिन ये जब के का वैल्यू था बस एयर के लिए था, एयर या फ्री स्पेस के लिए, समझ में आ रहा ना, एयर या फ्री स्पेस मतलब इन सब के लिए, ठीक है ना। और दूसरा फार्मूला आपको क्या बताया था? दूसरा फार्मूला आपको बताया था जब कोई मीडियम प्रेजेंट हो, जब मीडियम प्रेजेंट हो तब, ये फार्मूला आपको बताया था जब मीडियम प्रेजेंट हो, वो होता था अपना के एफ एम बताया था, ये एफ नोट लिखा था, ठीक है ना। ये आता था अपना के तो नहीं आता था, के ऑफ मीडियम आता था, लिख लीजिए के ऑफ मीडियम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर नॉर्मल के लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता, नॉर्मल के उसका मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये मीडियम का क्या आ जाएगा? मीडियम का क्या आता था अपना कितना? मीडियम का क्या आता था अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इतने को क्या लिख सकते थे, इतने पार्ट को इसको लिख सकते थे, इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे एफ नॉट, क्योंकि एफ नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ नॉट का वैल्यू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो वहीं दिया हुआ एफ नॉट बाई हम लिख सकते एप्सिलॉन आर, समझ में आ रहा ना, ये लिख सकते थे। इतना आपको समझाया था। देखिए अब बस इतना चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं जितना भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ समझ लीजिए कि ये जो है ना बवाल कर देगा पूरा, मतलब इसी से सारा सवाल सोल्व होने वाला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 इज प्लेस्ड इन एयर, देन नेट फोर्स ऑन चार्जेस एफ नॉट, ठीक है भैया। सोल्यूशन करते हैं इसका, बहुत आसान है। एयर में रखा गया था चार्जेस को, मतलब जब एयर मीडियम था, एयर मीडियम समझ में आ रहा है ना, एयर मीडियम, तब दोनों पे Q1 और Q2 पे कितना चार्ज, Q1 Q2 पे कितना फोर्स लग रहा था? अपना एफ नॉट, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ आर सेपरेशन पे होगा, इस पर एफ नॉट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एफ नॉट फोर्स लग रहा होगा। अब बोल रहा है क्या कि इसको वाटर में डाल दिया गया है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो नेट फोर्स कितना होगा Q2 पे, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए हम वाटर में इसको डाल दें, मतलब मीडियम चेंज, यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया, मीडियम पहले एयर था, अब वाटर हो गया मीडियम। अब वाटर मीडियम हम डाल देंगे, वाटर मीडियम में, समझ में आ रहा है ना, ये वाटर मीडियम है अपना, मान लीजिए इस पानी में आग लगा दी हम, समझ में आ रहा है ना, पानी में डाल दिए इसको, ठीक है। थोड़ा सुंदर डायग्राम बनता है तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, इसको हम क्या कर दिए, वाटर में डाल दिए, मतलब पूरा पानी में भिगो दिए इसको, ठीक है ना। अब Q1 चार्ज Q2 चार्ज को पानी में पूरा भिगो दिए, तो डिस्टेंस तो वहीं R था, तो R ही रहेगा, ठीक है ना, डिस्टेंस में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। अब बोल रहा है नया फोर्स क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि अगर एयर मीडियम था, अगर उस एयर से अगर हम चेंज करके मीडियम को अगर चेंज कर दिए, मतलब मीडियम दूसरा आ गया, समझ में आ रहा है ना। अगर ये चीज़ें रहेगा तो एफ नॉट का वैल्यू ऐसे निकलेगा, अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो मीडियम में ऐसे फोर्स का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होगा नया फोर्स जो होगा ना एफ डैश, वो अपना आ जाएगा एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। मतलब एप्सिलॉन आर क्या था यहाँ पे, एप्सिलॉन आर जो था ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, यही था ना। तो यहाँ पे लिखो आप एफ नॉट जो पहले का फोर्स था, समझ में आ रहा ना, और एफ नॉट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 81, तो ये हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू एफ नॉट बाई 81, आपका आंसर। बहुत आसान सा, ठीक है ना, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और सोल्व कीजिए 1 मिनट के अंदर में। मैं बता दूं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे होगा, मैं बता रहा हूं, इसको हिंट ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए आपका जो दिमाग है उस पर ज़्यादा जोर पड़े तभी अच्छा रहेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, लेवल अप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे चार्ज बाई कंडक्शन का यूज होगा और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम्ब लॉ है उसका यूज होने वाला है। जल्दी फटाफट कीजिए, आपको मैंने हिंट दे दिया, 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जल्दी हुआ सोल्यूशन, मैं करूँ सोल्यूशन, देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्ज 16 माइक्रोकूलम्ब एंड -8 माइक्रोकूलम्ब आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। चलिए जो बोल रहा है वो हमको करते जाना है, आंसर मतलब मंजिल तक हम खुद पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। रास्ते को बस पकड़ते चलना है, सही रास्ते को। तो सही रास्ता क्या बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स है। चलिए आइडेंटिकल स्फीयर्स बनाते हैं। आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब रेडियस सेम होगा, ठीक है ना, रेडियस सेम होगा। जो भी आइडेंटिकल बोल दे
आइडेंटिकल का मतलब होगा हर चीज़ सेम होगा इसका, ठीक है ना, जैसा ये है वैसा ये है, मतलब जुड़वा, समझ में आ रहा है, जुड़वा होना चाहिए। लेकिन चार्ज डिफरेंट दे दिया तो हम मान लेंगे 16 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है, -8 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है, ठीक है ना, मतलब ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, मतलब इसमें रिपल्सन लगने वाला है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि दे आर टच्ड एंड अगेन केप्ट एट अ सेम डिस्टेंस द फोर्स बिकम्स, मतलब मान लीजिए कि शुरू में डिस्टेंस इसका जो था सेंटर टू सेंटर ही लिया जाता है डिस्टेंस, ठीक है ना, इसका जो डिस्टेंस था शुरू में वो r था। अब इसको क्या किया? टच किया गया और सेपरेट किया गया, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टच एंड सेपरेट, टच एंड सेपरेट। टच करके जब भी सेपरेट किया जाएगा तब क्या होने वाला है? टच करके जब भी सेपरेट किया जाएगा तब यहाँ पे हो जाएगा चार्ज बाई कंडक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन। और चार्ज बाई कंडक्शन में मैंने आपको सिखाया था ना कि कैसे जब दो चार्ज बॉडी को या एक चार्ज या एक अनचार्ज को जब भी टच कराया जाता है तो उसमें चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पर भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए जैसे इनको टच करके सेपरेट किया गया तो टोटल चार्ज कितना था? दोनों तो आइडेंटिकल बॉडी है, तो मैं आपको बताया था ना कि जब भी आइडेंटिकल बॉडी हो तो जितना भी टोटल चार्ज है सामने क्यू नेट है उसका आधा आधा बढ़ जाता है। तो इस पर क्यू नेट कितना है? दोनों में मिला के क्यू नेट कितना है? 16 माइक्रोकूलम माइनस 8 माइक्रोकूलम कितना होगा? ये होगा 8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रोकूलम को दोनों पे आधा आधा बांट दीजिए, मतलब इसे +4 माइक्रोकूलम आ जाएगा, कुलम नहीं माइक्रोकूलम, और इस पर +4 माइक्रोकूलम आ जाएगा। और सेपरेशन सेम है क्योंकि पहले से बोल दिया है, सेपरेशन तो सेम है, ठीक है ना, सेपरेशन सेम है। और जो रेडियस r था वो रेडियस r ही रहेगा। आपको इतना समझ में आया मैंने कैसे किया ये? ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैं बताया था चार्ज बाई कंडक्शन। चार्ज बाई कंडक्शन में मैंने क्या बताया था? चार्ज बाई कंडक्शन में मैंने क्या बताया था? चार्ज बाई कंडक्शन में मैंने ये बताया था, चार्ज बाई कंडक्शन कि जब भी कंडक्शन का प्रोसेस होता है, कंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है? टच करने से। की का यूज़ किया था मैंने, मतलब कंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है? टच से, टच और यूजिंग की से मैंने किया था। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ठीक है। देखिए की का इस्तेमाल करके तो ऐसे होता था कुछ सिस्टम, ऐसे था। जब भी इसको लाएँ टच एंड सेपरेट, टच कराएँ, टच करा के जब भी हमने टच कराया, देखिए टच कराते हैं अच्छे से, इसको टच कराया, पहले चार्ज मान लीजिए +Q1, इस पर था +Q2, ठीक है ना, +Q2। इसको जैसे हम सेपरेट टच करा के ऐसे सेपरेट किए, ठीक है ना, ये कुछ हो जाता था Q1 डैश और ये होता था Q2 डैश, ये होता था ना। तो Q1 डैश के वैल्यू हम कैसे निकालते थे? Q1 डैश के वैल्यू निकालते थे R1 बाई, मान लीजिए इसका रेडियस R1 था, इसका रेडियस R1 था, इसका रेडियस पहले से R2 था, तो इसको निकालते थे R1 बाई R1 + R2 इंटू Q1 + Q2, ये निकालते थे, ठीक है ना। और Q2 डैश का जो वैल्यू निकालते थे, मतलब यहाँ पे जो Q2 डैश है सिर्फ चार, मतलब दोनों को सटा के सेपरेट करने के बाद वो आया अपना R2 बाई R1 + R2 इंटू Q1 + Q2। तो मैंने देखिए मैंने भी यहाँ पे सेम काम किया है, यहाँ पे रेडियस सेम है तो रखिए, यहाँ पे रखिए, इस पे रखिए, पहला निकालने के लिए तो r/2r कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे रफ में निकाल के बता देता हूँ, r/2r कीजिएगा, मतलब r + r, r/r + r इंटू Q1 + Q2, मतलब यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम प्लस -8 माइक्रोकूलम, मतलब 16 और प्लस -8 मतलब -8। तो समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना r से r तो कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 16 में से 8 गया 8, मतलब 2 से 4। और इसके लिए भी कीजिएगा तो सेम रेडियस है तो r/2r, और ये भी आ जाएगा सेम, तो मतलब 4 माइक्रोकूलम। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? समझ में आया कैसे किया? तो इसीलिए ऐसे हुआ ये, इसीलिए ऐसे हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लेवल अप वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में आते हैं, बस समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया +4 माइक्रोकूलम, इतना आया समझ में। अब देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का जब भी आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाइएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अपना होता है Q1 Q2 बटे r²। अब एक बात बताइए, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? वही सोचने वाले हैं, चेंज किए तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है, r भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब चेंज हो रहा है तो Q1 Q2 चेंज हो रहा है। पहले Q1 Q2 था 16 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम, अब Q1 Q2 कितना है? +4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे लिख देंगे जो F है ना, F जो होता था अपना Q1 Q2 बटे r², इसमें भैया ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2, ठीक है ना। अब इससे सारा चीज़ खेल देना है, ठीक है ना। अब देखिए पहले फोर्स कितना लग रहा था? पहले फोर्स F लग रहा था, तो लिखते हैं F। अपन बाद में फोर्स पूछ रहा है कि अब फोर्स कितना हो जाएगा। मान लीजिए फोर्स F डैश हो गया, इधर कर देते हैं ना, अब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि 4 माइक्रोकूलम प्लस आ जाएगा, चार्ज माइनस तो आ नहीं सकता इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे F डैश आ जाएगा, F डैश, ठीक है। तो F डैश यहाँ पे लिखें = Q1 Q2, मतलब ऊपर आएगा Q1 Q2, समझ में आ रहा ना, ऊपर आएगा Q1 Q2, कितना है पहले 16 इंटू, आपको बताया था कि माइनस कभी नहीं आ सकता, जब भी फॉर्मूला में जो लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला में Q1 Q2 बटे r² में जो Q1 Q2 होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होता है। तो मैग्नीट्यूड तो पहले 16 है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा, तो 8, ठीक है ना। अपन इसका देखिए 4 × 4 कर देंगे, 4 × 4, ये 4 × 4 है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 × 4 = 16 कट गया, मतलब आंसर कितना आ गया? F डैश = F/8।
कितना आसान तरीके से, कितना अच्छे सहूलियत से आपको सवाल ये कराया, इसका आंसर ये होने वाला है। देखिए मतलब सवाल को सोचने का तरीका जो है ना ऐसे होना चाहिए। अगर आप सोच सकते हैं सही तरीके से तो आपसे सवाल हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। समझे ना मैंने क्या बताया? चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी फटाफट इसे सोल्व कीजिए। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन है आज का। जल्दी जल्दी फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए आपको। हो गया सोल्यूशन? मैं करूं? देखिए मैं करता हूं सोल्यूशन। क्वेश्चन बोला है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्टेड फोर्स एफ। ठीक है ना, करते हैं। जो बोला पहला स्टेटमेंट उसके अनुसार डायग्राम बनाइए। एयर में जो है 2 पॉइंट चार्जेस को रखा गया है, एक प्लस Q1 मान लीजिए, एक प्लस Q2 मान लीजिए। नेचर नहीं बोला है तो नेचर हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, आप अगर अपोजिट नेचर भी मानेगा तब भी सेम आंसर आएगा। देख लीजिएगा करके। ठीक है ना, देखिए तो दोनों में मान लीजिए कि सर्टेन डिस्टेंस किस पे रखा गया, आर डिस्टेंस पर रखा गया। उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स जो लग रहा है F लग रहा है। चलिए मान लेते हैं फोर्स F लग रहा है। ठीक है, एयर में रखने के बाद अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम। मतलब एक सर्टेन मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर उसमें रखा जाए तो किस डिस्टेंस पर रखेंगे कि दोनों में जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना बाद में भी लगेगा। मतलब फोर्स F लग रहा है तो बाद में भी F ही लगेगा। तो इस बात सोल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, जस्ट आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं। एक तो एयर वाला फार्मूला, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम में कौन सा फार्मूला लगता है, और दूसरा मीडियम चेंज हो जाएगा तो मीडियम में कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, वो दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रहेगा। हर एक क्वेश्चन बनने वाला आज का। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, इस Q1 और Q2 को क्या करते हैं, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि Q1 Q2 चेंज करने के लिए बोल नहीं रहा है, फोर्स भी चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है। चेंज करने के लिए क्या बोल रहा है, बस रेडियस चेंज, मतलब रेडियस कितना होगा, मतलब रेडियस मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ रहा ना? देखिए यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, आपने ये फार्मूला आपको बताया था ना, ये मीडियम में जब भी फार्मूला ये लगाते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये मीडियम के लिए फार्मूला लगता था ना, मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स आप मीडियम में निकालते थे किसी भी मीडियम में तो ये फार्मूला लगता था। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता था आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन R होता था आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आप इन दोनों कंडीशन से, मतलब जब एयर में मीडियम प्रेजेंट है, देखिए कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है। कांस्टेंट यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ है, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि पहले फोर्स F था बाद में फोर्स F ही रखना था, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है ना वो अपना 8.854 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट गया। ठीक है ना, एप्सिलॉन R यहाँ पे नहीं चेंज होगा, क्योंकि एप्सिलॉन R देखा जाए एयर के लिए तो 1 होता है और मीडियम के लिए दिया गया है भाई एप्सिलॉन R, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू की। तो यहाँ पे ये बदला हुआ है तो बदला हुआ तो बदल दो। Q1 Q2 भी कांस्टेंट हो जाएगा। देखो Q1 Q2 कैसे कांस्टेंट होगा, पहले Q1 था बाद में भी Q1, पहले Q2 था बाद में भी Q2। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो A आ रहा है अपना R² जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है एप्सिलॉन R के। करके देख लो, अगर हम इस R² को इधर भेजें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन R के आएगा ना। तो इसी से सारा क्वेश्चन आपका सोल्व होने वाला है। बस समझ लीजिए कि बस इतना निकालने का खेल था, इतना निकालने का देरी था, फटाफट क्वेश्चन सोल्व हुआ। देखिए करते हैं, पहले R था तो R² हो जाएगा, बाद में R' हो जाएगा। ठीक है ना, = अब एप्सिलॉन R है तो इसके लिए निकालेंगे तो नीचे आएगा, इसके लिए ऊपर आएगा। तो पहले ऊपर जो आएगा इसके लिए आएगा, R' के लिए, तो इसके लिए ऊपर आएगा तो लिखते हैं ऊपर। एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना दिया, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे दिया है। देख लीजिए मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया है तो K यहाँ पे डालेंगे। ठीक है ना, K डालेंगे। और एप्सिलॉन R अगर इसके लिए लिख रहे हैं इसके लिए, तो इसके लिए कितना होगा मैं आपको बता दूँ कि जब भी एयर बोले, फ्री स्पेस बोले या वैक्यूम बोले, समझ में आ रहा है ना, वैक्यूम, ये बात चल रहा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जब भी फिजिक्स में ये चीज़ बोल रहा है, समझ में आ रहा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा। ठीक है, दूसरा ऑयल बोले, समझ में आ रहा है ना, ऑयल बोले इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑयल का कितना होता है, ऑयल का नहीं, वाटर समझिए इसको, वाटर का ध्यान है हमको, वाटर का कभी कभी यूज हो जाता है 81, याद करने का भी जरूरत नहीं है, समझ में आना नहीं, दिया रहेगा, बस इसको याद कर लीजिएगा। एयर बोले, फ्री स्पेस बोले, वैक्यूम बोले, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो यहाँ पे एयर बात था तो एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ, 1 हो गया। तो यहाँ पे कर देते हैं ना, R' स्क्वायर = R², यहाँ पे आ जाएगा R²/K, मतलब R' का वैल्यू कितना आ गया, R/√K। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है, R/√K। अब एक बार इमेजिन कीजिए, मैंने आपको तो इसका सोल्यूशन दे दिया, अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म से करना होता तो क्या करते आप भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखते, एप्सिलॉन R का वैल्यू Q1 Q2 रखते, R² को डिवाइड करते, उसको कचुम्बर बना देते। समझ में आ रहा है ना, तो वैसे नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि VVIP कॉन्सेप्ट्स का मेरा जो लेक्चर है ना बेसिक मैथ्स का, ये सब वो करा रहा है। और मैंने लेक्चर जस्ट इसलिए पढ़ाया है कि 2 पेज का सोल्यूशन 5 लाइन में कर दें आप। ठीक है ना, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट कीजिए, जल्दी फास्ट 1 मिनट का समय मिलता है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है ना, जल्दी फास्ट कीजिए। देखिए मैं कराता हूँ सारे क्वेश्चन जितने भी, समझ लीजिए कि वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। एक
दे रहा हूँ कंडीशन और दूसरे कंडीशन में पूछ दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ कंडीशन, दूसरे कंडीशन में पूछ दे रहा हूँ, बताइए इससे डिफरेंट कोई सवाल आया है? कोई सवाल नहीं आया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 2 balls कैरिंग चार्जेस प्लस 7 माइक्रोकुलम एंड माइनस 5 माइक्रोकुलम अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स। ठीक है भैया, 2 बॉल्स हैं, मान लीजिए एक बॉल है, ये एक बॉल है, ठीक है ना। इन दोनों में चार्ज जो है प्लस, पहले का प्लस 7 माइक्रोकुलम है और इसका माइनस 5 माइक्रोकुलम है। चलिए अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स, मतलब अट्रैक्ट ही करेगा क्योंकि प्लस माइनस वाला चार्ज है, ठीक है ना। अपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं दिया हुआ है तो आर होगा, ठीक है। चलिए अब बोला इफ ए चार्ज माइनस 2 माइक्रोकुलम इज एडेड टू बोथ द फोर्स बिटवीन देम विल बी। अगर दोनों में क्या किया जाए, इसमें और इसमें, समझ में आ रहा है, दोनों में माइनस 2 माइक्रोकुलम का चार्ज ऐड कर देना। तो पहले था प्लस 7 माइक्रोकुलम, कितना था, प्लस 7 माइक्रोकुलम, इसमें प्लस 2 माइक्रोकुलम का चार्ज ऐड कर दिए तो कितना हुआ, ये कितना हुआ, बताइए कितना हुआ। ये अपना होने वाला 9 माइक्रोकुलम का, प्लस 2 नहीं किए, माइनस 2 किए, ठीक है ना, तो माइनस घट जाएगा ना, तो ये 7 माइक्रोकुलम का हो गया, 7 माइक्रोकुलम का, ठीक है, 7 माइक्रोकुलम का हो गया। ओके, अब देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं करता हूँ यहाँ पे, रुकिए एक बार और करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना 7 माइक्रोकुलम पहले था, ठीक है ना, 7 माइक्रोकुलम था, अब माइनस 2 माइक्रोकुलम ऐड किया गया तो माइनस 2 माइक्रोकुलम माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब ये हो गया अपना कितना 5 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम, मतलब इस पर चार्ज आ गया अपना 5 माइक्रोकुलम का। और इसमें जो था माइनस 5 माइक्रोकुलम जो चार्ज था, माइनस 5 माइक्रोकुलम, इसमें क्या किया गया, इसमें भी माइनस 2 माइक्रोकुलम का एडिशन किया गया, मतलब माइनस 2 माइक्रोकुलम का जब भी एडिशन करोगे तो ये तो जुड़ के माइनस में आंसर आएगा माइनस 7 माइक्रोकुलम, मतलब इस पर कितना आ गया, माइनस 7 माइक्रोकुलम। इतना समझ में आपको, इतना समझ में आया क्या हुआ, इतना समझ में आया क्या हुआ। अब बताओ, इसको देखिए, बताओ, इस पर प्लस 7 माइक्रोकुलम, इस पर माइनस 5 माइक्रोकुलम, इस पर 5 माइक्रोकुलम, इस पर माइनस 5 माइक्रोकुलम, माइनस 7 माइक्रोकुलम। अब आंसर कितना आने वाला है, ये तो देख के पता चल गया कि जो आंसर होगा एफ ही होगा। क्यों, क्योंकि अपने को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, बस समझ में आ रहा है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो फोर्स भी सेम होगा। निकाल के देख लीजिए यहाँ पे एफ कितना होगा, के इंटू 7 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे 5 इसलिए रखा, माइनस 5 क्यों नहीं रखा, माइनस 5 इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डालना, आपको बताया था के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर में Q1 Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, समझ में आ रहा था, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस रखा, इसके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए हम निकाल दें एफ डैश ही करते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें भी आ जाए के Q1 Q2, के Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है 5, Q2 का वैल्यू कितना है, माइनस 7 लिखा हुआ है Q2 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू पूछा जाए तो माइनस 7 है, लेकिन यहाँ पे जो Q2 डालेंगे, समझ में आ रहा ना, ये जो होगा Q2 जो यहाँ पे डालेंगे, ये जो होगा Q2 जो डालेंगे ये होने वाला अपना 7, समझ में आ रहा ना, अपन ये आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल दिया, क्यों डाल दिया, क्योंकि ये माइनस प्लस ऐसी सी बात है, समझ में आ रहा ना, क्योंकि देखिए जो डायरेक्शन में आपको बताया था ना कि यहाँ पे अगर 5 दिया माइनस 7 दिया, इससे मतलब ये है कि इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस 5 और माइनस 7 से मतलब ये नहीं कि 5 और माइनस 7 आप यहाँ पे डालिएगा, समझ में आना, बस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए बता रहा है, ठीक है ना। देखिए ये हुआ तो ये दोनों तो सेम ही है, मतलब एफ डैश बराबर एफ डैश बराबर एफ, देखिए ऊपर जो लिखा हुआ वही तो नीचे लिखा हुआ है, के 7 इंटू 5, के 7 इंटू 5 आर स्क्वायर, सेम बात है, ठीक है ना। तो एफ डैश बराबर एफ, ये आंसर हुआ आपका। बताइए कितना मतलब हलवा सवाल था, बहुत ज़्यादा हलवा सवाल था, जल्दी नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, चलिए जल्दी फटाफट एक करके दिखाइए, चलो एक करके दिखाओ, चलो एक करके दिखाओ, ये जो क्वेश्चन है आपका दिमाग खोलने वाला है, जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी फास्ट, जो कर देगा समझ लीजिए कि बहुत उसका दिमाग जो है ना सही रास्ते पे चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। जल्दी हो गया, जरा ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ, पार्टी विद द भूतनाथ मूवी देखा है आपने, उसमें गाना है ना कि ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ, पार्टी विद द भूतनाथ, रिलैक्स स्मार्ट, इत्तू चित्तू चिल पतंगर, कर लो पार्टी घर के अंदर, घर है देखो भूत वाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, समझ में आ रहा है। ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा याद था, पूरा गाना मतलब पूरा रैप ही याद था मुझे, ठीक है। जल्दी कीजिए इसे, जल्दी फास्ट। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम रिस्पेक्टिवली, मतलब ए और बी दिया हुआ है, ए के लिए पहला आंसर आएगा, बी के लिए दूसरा आंसर आएगा, ए के लिए पहला आंसर आएगा, बी के लिए दूसरा आंसर आएगा। अब बताइए दो आंसर दिए गए हैं हर एक ऑप्शन में, अब ए और बी के लिए, तो ये डायग्राम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है, एक बार लगाइए, थोड़ा सोचिए। देखिए सोल्यूशन मैं इसका करता हूँ, सोचा आपने, सोच लिया ना। देखिए क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मतलब लगाना आपको कूलम्स लॉ, ठीक है ना, कौन सा डायग्राम जो है कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो पहला डायग्राम देखिए, ए नंबर डायग्राम को देखिए, तो ए नंबर डायग्राम को क्या करते हैं, यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में मान लीजिए कोई डिस्टेंस आर होगा, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं ना आर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है Q1 फोर्स है, Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है ना। दोनों के बीच में ऐसे फोर्स डिनोट किया गया कि F12 और F21, ठीक है ना, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है ना। अब मतलब ऐसे कब फोर्स लगता है, मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स बता रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स कब लग सकता है भाई, एट्रैक्टिव फोर्स तब लगता है ना जब इन दोनों में अपोजिट नेचर का चार्ज हो, मतलब जब दोनों में अपोजिट नेचर का चार्ज, मतलब फिर अपोजिट नेचर चार्ज हो, तब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होना चाहिए, तब जाकर
यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एट्रैक्टिव होता है, समझ में आ रहा है ना, एट्रैक्टिव होता है फोर्स मतलब एट्रैक्टिव होता है। तो अपोजिट नेचर का चार्ज है, मतलब ये Q1 प्लस होगा तो Q2 माइनस होगा, Q1 माइनस होगा तो Q2 प्लस होगा, मतलब दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। जब भी अपोजिट नेचर चार्ज को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब भी अपोजिट नेचर चार्ज को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, Q1 और Q2 लेस देन 0 ही तो आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक है +5 माइक्रोकुलम्ब, +5 कुलम्ब डाल दीजिए, माइक्रोकुलम्ब क्यों जाए भाई, +5 कुलम्ब, और एक है -3 कुलम्ब, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 15 -15 मतलब -15 आया, मतलब लेस देन 0 ही तो है -15। बताइए -15 लेस देन 0 है कि नहीं। मान लीजिए एक और एग्जांपल आपको दे दूँ सेटिस्फैक्शन के लिए, देख लीजिए, मान लीजिए ये -5 कुलम्ब होता, ये +3 कुलम्ब होता, क्या दिक्कत था, वही कर रहा हूँ जो इसमें बोला, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ से 5 × 15, इसमें भी -15 आता, -15 कुलम्ब लेस देन 0। मतलब इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो फोर्स एट्रैक्टिव होगा। इतना आप समझ रहे हैं ना। Q1 Q2 का अगर प्रोडक्ट लेस देन 0 है या निगेटिव है, समझ में आ रहा है, निगेटिव ही तो आ रहा है, निगेटिव लेस देन 0 का मतलब निगेटिव भी होता है, निगेटिव हो या लेस देन 0 हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो होना चाहिए Q1 Q2 लेस देन 0 होगा, तब भी जाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। इतना समझ में। अब देखिए दूसरे ऑप्शन को मैं समझाता हूँ, बी नंबर ऑप्शन को। पहला देखिए Q1 Q2 लेस देन 0 कहाँ लिखा हुआ, पहले में लिखा गया, पहला आंसर सही हुआ। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 जो है ये पहले के लिए है, तो पहले के लिए तो ये हो नहीं सकता, ये तो दूसरे में जाकर ये आंसर दे रहा है, समझ में आ रहा ना, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर यही होगा, ठीक है ना। आंसर तो देख लिया आपने। देखिए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 दूसरे के लिए कैसे आता है, बी नंबर देखिए। अब बी नंबर में क्या कंडीशन बन सकता है, बी नंबर में ये कंडीशन बन रहा है कि मान लीजिए कि ये अपना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स ऐसे दिया होगा कि फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं, 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब ऐसे दिया होता है, ऐसे दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कब ऐसे हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कब लग सकता है, मतलब फोर्स रिपल्सिव कब हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स कब हो सकता है। रिपल्सिव फोर्स तभी होगा जब सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा। तो सेम नेचर ऑफ चार्ज जब होगा भैया, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज मतलब प्लस प्लस होना चाहिए या माइनस माइनस होना चाहिए। तो मान लीजिए ये प्लस प्लस होगा, तो प्लस प्लस का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब देखिए यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब जब भी प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मतलब +5 कुलम्ब और +3 कुलम्ब का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आने वाला है, 5 × 15 कुलम्ब आ रहा है, जो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, आ रहा है ना। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक -5 कुलम्ब और दूसरा लीजिए -3 कुलम्ब, तब भी 5 × 15 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी ये 15 कुलम्ब आएगा, मतलब भी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि जब भी रिपल्सिव फोर्स होगा, जब भी सेम नेचर ऑफ फोर्स होगा, जब भी रिपल्सिव फोर्स होगा, जब भी सेम नेचर ऑफ फोर्स होगा, तब अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तब भी जाकर ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, इसी केस में हो पाएगा। तो पहला तो ये आंसर आ गया, दूसरा आपका आंसर हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया, नहीं आया समझ में, देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, आगे होगा समझ में, वैसे मैं फिर बताता हूँ। देखिए जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात कीजिएगा कब करते हैं, जब दोनों अपोजिट नेचर का फोर्स, जब मतलब एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, जब भी प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लेस देन 0 ही आएगा, इसलिए पहला होगा Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0, मतलब निगेटिव आएगा, समझ आ रहा है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब दोनों सेम नेचर का फोर्स हो, जब भी सेम नेचर का फोर्स को, जब भी सेम नेचर का चार्ज हो, जब भी सेम नेचर के चार्ज को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तब भी प्लस आएगा, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई कीजिए तब भी प्लस आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, तब जाके पता चलेगा अपना ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। समझ में आया आपको, तो अपना आंसर नंबर ए हो गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा है तो ये सवाल फटाफट बनेगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन नंबर 11 को कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जस्ट सोचना है कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का मतलब बोल रहा है, न्यूट्रलाइज करना है, इसका मतलब क्या होगा, जस्ट यहाँ पे ये सोच लीजिएगा, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जल्दी हो गया सोल्यूशन, मैं करूँ, देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन है कि अपना व्हाट इक्वल चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये अपना अर्थ है, ठीक है ना, ये अपना मून है, ठीक है, ये मून है। मून इतना बड़ा कैसे हो गया, मून तो छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, अर्थ से छोटा मून है, ठीक है ना, मून हो गया अपना, ये मून हो गया, ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है। अब बोल रहा है कि इक्वल चार्जेस प्लेस करना, मान लीजिए प्लस क्यू इस पर चार्ज किए तो प्लस क्यू इसके भी चार्ज रखें, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज तो रख दिया, लेकिन मास ऑफ जो अर्थ दिया हुआ है ना, मास ऑफ अर्थ ये अपना दिया हुआ है 10⁻25 kg, नोट कर लेते हैं क्या दिक्कत है। मास ऑफ मून जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10⁻23 kg, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको क्या करना है ना, कि अर्थ पे और मून पे क्या करना है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज करना है। मतलब न्यूट्रलाइज करना है तो किससे करना है, अगर यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, अगर न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो यहाँ पे फिर से सवाल देखिए, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लिखा है ना, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लिखा है तो कभी भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो ऐसे लग जाएगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऐसे लग जाएगा FG, लेकिन FE लगेगा तो ऐसे लगेगा, FE ऐसे लगेगा। बहुत शांति से काम होकर सवाल को सोचिए, समझ में आएगा।
यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, सेम चार्ज का बात किया है, तो सेम चार्ज का बात किया मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों मास है, मास के बीच में तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही लगता है, समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे देंगे। अब क्या करना है यहाँ पे बोल रहे हैं न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हो गया नेट फोर्स जीरो करना है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एफ नेट जीरो कीजिए, एफ नेट जीरो कीजिए। न्यूट्रल का ही मतलब होता है, न्यूट्रल पॉइंट बोल दे मतलब एफ नेट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो होना चाहिए, समझ आ रहा है ना। एफ नेट जीरो बस यहाँ पे समझिए। तो एफ नेट यहाँ पे जीरो कीजिए, यहाँ पे जीरो कीजिए, मतलब जो फोर्स इसमें आता है वो फोर्स इसमें आता है, मतलब नेट फोर्स कहीं भी आप जीरो कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए नेट फोर्स जीरो कीजिए, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। देखिए नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे नेट फोर्स जीरो करते हैं, कहीं भी कर दीजिए, नेट फोर्स जीरो कीजिए। चलिए एफ नेट बराबर जीरो, एफ नेट बराबर जीरो किए, ठीक है ना। एफ नेट बराबर जीरो का मतलब ये होगा कि जितना एफ जी है उतना एफ ई होगा, मतलब जितना एफ जी है उतना एफ ई होगा, मतलब जितना जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर है, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर सोचे तो कितना सोच सकते हैं, आर सोच लो ना, क्या दिक्कत है, आर है, आर स्क्वायर, उतना ही के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होगा, समझ में आया। तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे अब यहाँ से सोल्यूशन करना चालू करते हैं। जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू, ठीक है ना। जी का वैल्यू देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है, अपना होता है जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है ना, 10⁻⁻11। M1 मतलब मास पहले का, ठीक है, 10⁻25, मास दूसरे का 10⁻23, ठीक है ना। ये हो गया आर स्क्वायर, तो इधर से दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि सेम डिस्टेंस होगा दोनों में, ठीक है। अब देखिए आप दूसरे में करते हैं के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q1 Q2 दिया है, मतलब Q1 Q2 मतलब Q1 इंटू Q2, Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिए अब Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻11 और 10 के पावर 25 प्लस 10 के पावर 23 कितना होता है, 25 25 50 होता है, 2 घटा दीजिए, मतलब 48, मतलब 48 में से 11 गया कितना बचा, 48 में से जब भी 11 जाएगा 8 में से 1 गया 7, 4 में से मतलब 37, 10 का पावर 37 आ रहा है यहाँ पे, 10 का पावर 37 है ना, 10 का पावर 37, और यहाँ पे लिख सकते हैं ना 10 का पावर 37 डायरेक्ट लिखते हैं, क्या दिक्कत है, 10 का पावर 37 अपन ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे कीजिए Q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, अब इसको कर देते हैं यहीं पे ना, 6.67/9 लिखे, 6.667 लिखे, 667/9 ये जाएगा तो यहाँ पे 10 का पावर 2 आ गया, मतलब ये 10 का पावर ये भी 11 हो गया। जब भी माइनस होगा 37 में से 11 गया कितना बचा, 7 में से 1 गया 6, 3 में से गया 26, 10 का पावर 26 बचा, कितना बचा 10 का पावर 26। अब जब भी इसको आप कीजिएगा मतलब Q = अंडर रूट आ जाएगा आपका 667/9 इंटू 10⁻26। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा जब भी तो आपका आंसर आने वाला 8.6 इंटू 10⁻13 कूलम, 8.6 इंटू 10⁻13 कूलम इसका आंसर आएगा। आपको यहाँ पे क्या सोचना पड़ा, आंसर तो मिल गया आपको, कैलकुलेशन करने पे आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या सोचना पड़ा, आपको ये जस्ट सोचना पड़ा कि सच में न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सवाल बताना क्या चाहता है, सवाल समझाना क्या चाहता है, बाकी अप्रोच तो आपको पता है, हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों फोर्स नेट फोर्स यहाँ पे जीरो करना, नेट फोर्स जीरो कितना होगा, जब जितना फोर्स इधर है उतना फोर्स इधर होगा, मतलब दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जितना फोर्स इधर है उतना फोर्स उधर होगा, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो वही मैंने किया यहाँ पे, समझ में आ रहा है, नेट फोर्स को जीरो किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा और ये कर दिया। इतना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है ना। जल्दी नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 को कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, अगर आप अपने से कर दीजिएगा तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका दिमाग जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है ना। ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको क्वेश्चन, जल्दी फास्ट एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाइए, जल्दी फास्ट। देखिए क्वेश्चन है कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब सेम चार्ज का बात कर रहा है, चलो Q1 Q2 सेम चार्ज है, समझ में आ रहा है, मतलब सेम चार्ज नहीं मतलब सेम नेचर का चार्ज, ठीक है ना, एक प्लस तो एक प्लस, ठीक है ना, एक माइनस तो माइनस, तो हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का जो सेपरेशन है दिया हुआ है 1 मीटर, और दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना, वही दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज F व्हेन दीज आर 1 मीटर अपार्ट, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट बोला नाउ द पॉइंट चार्जेज आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब इस पॉइंट चार्जेज को कंडक्टिंग स्फीयर से हम रिप्लेस कर दिए दोनों को, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर से रिप्लेस कर दिया। ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज सेम एज डेट ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब इस पर भी Q1 चार्ज था, इस पर भी Q2 चार्ज था, तो Q2 चार्ज हो गया। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। इस रेडियस को ऐसे लिखते हैं, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1 मीटर, मतलब इनके बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो ये सेंटर का जो दूरी है ये 1 मीटर दिया हुआ है, मतलब जो 1 मीटर पहले था अभी भी 1 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन विल, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, पहले F था फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब F से ज़्यादा होगा, डिक्रीज करेगा, F से कम होगा, F है तो F ही रह जाएगा या 10F/9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने का अप्रोच देखिए, अप्रोच कैसे लगा सकते हैं आप, इसमें ये सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं आप, इसके लिए अगर फोर्स लिखे तो क्या लिख सकते हैं,
देखिए फोर्स लिखे तो इसके लिए लिखेगा के Q1 Q2 बटे 1 का स्क्वायर मतलब के Q1 Q2 हो जाएगा। इसके लिए फोर्स लिखो तो सेम लिखेगा, लेकिन इसके लिए फोर्स सेम नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए फोर्स बराबर जो होता है ना, वो होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन सा चीज़ है, कांस्टेंट कौन कौन सा चीज़ है। सावधान हो जाइए, यहाँ पे मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। क्या, सावधान, सावधान। अब बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, दिमाग खोलिए। यहाँ पे देखिए फोर्स इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि क्या होगा बाद में चल के, तो ठीक है, तो फोर्स तो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि फोर्स के बारे में ही पूछ दिया कि कांस्टेंट है, ठीक है ना। पहले चार्ज Q1 था, इसमें भी चार्ज Q1 है, पहले चार्ज Q2 था, इसमें भी Q2 था, Q1 Q2 भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब देखिए आर कांस्टेंट है कि नहीं, इसके में भी 1 मीटर, इसके बीच में भी 1 मीटर, यहाँ पे आर कांस्टेंट है कि नहीं, बताइए कौन कौन बोल रहा है कि आर कांस्टेंट है, मतलब दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। कौन कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है समझ लीजिए कि सबसे बड़ा चोमू है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। जो बोल रहा है वो समझ लीजिए सबसे बड़ा चोमू है, समझ में, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए जब भी ये फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर है, पे बात कौन सा किया, यहाँ पे एक नाम ले लिया कंडक्टिंग स्फीयर का, इसको समझिए। कंडक्टिंग स्फीयर्स का मतलब होता है ना, कंडक्टिंग स्फीयर कहीं भी लिख दे, फिजिक्स में कहीं भी लिख दे कंडक्टिंग स्फीयर, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन सरफेस, चार्ज ऑन सरफेस। मतलब जो भी Q1 चार्ज था, समझ में आ रहा है ना, जो भी ये प्लस Q1 चार्ज था, ये Q1 चार्ज था, ये Q1 चार्ज था, यहाँ पे जो भी Q1 चार्ज था, समझ में आ रहा है ना, Q1 चार्ज था, यहाँ पे जो भी Q1 चार्ज था, ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज था, यहाँ पे Q2 चार्ज था। ये जो है ये क्या होगा, जब भी ये धक्का मारेगा ना, ऐसे जब भी धक्का मारेगा, जब भी इसको रिपेल करेगा, मतलब रिपल्सन के बाद क्या होगा, रिपल्सन, जब भी रिपल्सन इसमें होगा तो ये चार्जेस जो होंगे ना, चार्जेस ये इधर आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ये चार्जेस इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और ये कितना दिया हुआ, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, ये 0.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे क्या बोलेगा, ये जो r का वैल्यू जो 1 मीटर था, और ये r डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, r डैश का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है, क्योंकि यहाँ से हम चार्जेस का देखेंगे, यहाँ से चार्जेस देखेंगे हम, यहाँ से चार्जेस का डिस्टेंस देखेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस जो है बढ़ गया। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस यहाँ पे बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। यहाँ पे जो r 1 मीटर तो है, लेकिन इन दोनों के सेंटर्स के बीच में, लेकिन r कहाँ से लेंगे हम, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन के चलते जैसे फोर्स इधर लगा, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर्स पे फोर्स इधर लगा, जो चार्ज जो इस स्फीयर के सरफेस पे दे, वो सरफेस से थोड़ा सा मतलब इधर आ गया, सरफेस पे तो है ही, अभी भी सरफेस पे है, लेकिन इधर आ गया, ये इधर आ गया, मतलब इस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, पहले पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये चार्ज इस पे था, समझ में आ रहा है ना। जैसे फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे लगा, दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे आने की कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी बनाने के लिए, समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या किया, मैक्सिमाइज किया। जैसे डिस्टेंस को मैक्सिमाइज किया, r को मैक्सिमाइज किया, वैसे क्या होगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r तो यहाँ पे बदल रहा है, क्योंकि r यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे r 1 मीटर है ही नहीं, यहाँ पे r है 1 मीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे चार्जेज आ गए, तो चार्जेज के बीच का ही तो डिस्टेंस होता है ना, समझ में आया। तो r यहाँ पे क्या होगा, r इंक्रीज हो गया, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन r के इंक्रीज, मतलब लिखे ना, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, ऐसे लिखे, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस फोर्स डिक्रीजेस इस रिलेशन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे तो एक रिलेशन बन रहा है, जैसे r को बढ़ाइएगा, जैसे ये बढ़ेगा ये डिक्रीज कर जाएगा। या ना समझ में, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट का जाकर मेरा लेक्चर देखिए, सब समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं उधर बता दिया हूँ कि इधर क्यों दिमाग खपाऊँ अपना, ठीक है ना। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो एक बढ़ता है तो एक घटता है, तभी जाकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ये अगर बढ़ा तो इसको घटना पड़ेगा, इसलिए फोर्स डिक्रीज आएगा आंसर। समझ में आया। पर अब देखिए कितना शानदार कॉन्सेप्ट था, तो सावधान हो जाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर का बात करें तो चार्ज ऑन सरफेस होता है, चार्ज सरफेस पे लगा लेकिन उस पर रिपल्सन लग रहा है, तो चार्ज अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे गए स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे गए चार्ज, तो चार्ज के बीच की जो दूरी होती है वहीं आर होता है। तो चार्ज के बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब चार्ज का दूरी जो है बढ़ गया। चार्ज का दूरी बढ़ गया तो फोर्स को घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट, फास्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। बहुत मतलब समझ लीजिए कि फिर ये नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आया है क्वेश्चन। जल्दी फास्ट हुआ सॉल्यूशन। मैं देखिए करता हूँ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि 2 चार्जेज 4Q एंड Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L अपार्ट। ठीक है, चलिए जो बोल रहा है उसे हम डायग्रामेटिक फॉर्म में उतारते हैं। 2 चार्जेज हैं, एक है अपना 4Q और दूसरा है अपना Q। ठीक है ना। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस L, कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे। चलिए L डिस्टेंस पे रखते हैं इस चार्जेज को। ए थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम, मतलब थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q। ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे नहीं उतारते हैं, दूसरे डायग्राम में करते हैं, ठीक है ना। दूसरे डायग्राम इसमें होच पोच हो जाएगा। ये चार्ज क्यू, ये दोनों एल डिस्टेंस पे थे, ठीक है। चलिए एल डिस्टेंस पे रखते हैं इसके, एल डिस्टेंस पे ये 4Q, ये Q, इसके मिडिल में मतलब सीधा बीच में, समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ से बोल रहा है L/2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ से भी L/2 डिस्टेंस हो गया, यहाँ से भी L/2 डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये L, यहाँ से भी ये L/2 ही डिस्टेंस हो गया। तो L/2 डिस्टेंस पे इस एक चार्ज कैपिटल Q है जिसको हम रख देते हैं, कैपिटल Q है जिसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कैपिटल Q है जिसको हम रख देते हैं, कैपिटल Q है जिसको रख देते हैं, ये L है, पूरा मान लीजिए पूरा L है, ठीक है ना। कैपिटल Q को रख देते हैं। तब बोल रहा है कि इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0, मतलब इस पे नेट फोर्स जो है ना 0 है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब नेट फोर्स 0। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना है, बोल रहा है कि अगर 0 है या करना है तो वैल्यू ऑफ Q क्या होगा, मतलब कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा। क्या सोच सकते हैं आप इसमें, अप्रोच कैसे लगाएंगे बताइए। क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच कैसे हो सकता है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना है, मतलब नेट फोर्स 0 करना है। अगर नेट फोर्स 0 है या नेट फोर्स 0 करना है तो Q का वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए। यहाँ पे हमें लगा सकते हैं कि हाँ नेट फोर्स 0 बोलते हैं तो नेट फोर्स 0 करते हैं ना, यहाँ पे जो बोला वो करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स 0 हम कैसे कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 ये कर सकते हैं कि हाँ इन दोनों चार्जेस से यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना है, क्योंकि दो ही चार्ज है, एक 4Q है एक Q है, इसके चलते यहाँ पे 0 करना है, ठीक है ना। अब कैसे कीजिएगा, देखिए ये सोच सकते हैं कि आप क्या होना पड़ेगा। अब ये 4Q है तो जब इस पर आप फोर्स निकालिएगा 4Q के चलते इस Q पे, तो K 4Q बाई पूरा L² आएगा। इसके चल तो फोर्स आएगा किधर, इधर आएगा, इसके चलते फोर्स आएगा इधर, क्योंकि दोनों सेम चार नेचर का फोर्स है तो रिपेल ही करेगा। इसके चलते ही फोर्स निकालेगा तो इधर ही आएगा, तो नेट फोर्स तो 0 यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम डायरेक्शन में आ जा रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ ऐड होकर कुछ नेट फोर्स अलग ही बन जाएगा, 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, दोनों समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो 4Q, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप डिफरेंट अप्रोच सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या सोचेंगे, यहाँ पे ये सोचेंगे कि हो सकता है Q को अगर हम निगेटिव कर दें, मतलब इसको निगेटिव कर दे तो क्या होगा, मतलब Q को निगेटिव कर दे तो इसके चलते, इसके और इसके चलते तो फोर्स अपना इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसके और इसके चलते जो फोर्स आएगा ना वो इधर आएगा। तब इस Q पे जाकर हम क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 कर सकते हैं। मतलब कुछ अगर इधर हो, एक फोर्स इधर हो तभी तो संभावना है कि हम नेट फोर्स 0 कर दें वहाँ पे। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हो सकता है कट के नेट फोर्स 0 आ जाए। तो नेट फोर्स यहाँ पे हम 0 करते हैं, इस पर क्या दिक्कत है इसको, लेकिन Q को निगेटिव होना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि व्हेन कैपिटल Q इज निगेटिव देन नेट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0। स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 तभी होगा जब जाकर कैपिटल Q निगेटिव होगा, तब समझ आ रहा है। मतलब कैपिटल Q का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव दो ऑप्शन है, मतलब पॉजिटिव काट दीजिए। कैपिटल Q का वैल्यू पूछा ना तो पॉजिटिव काट दीजिए, मतलब Q या मतलब -Q या -2Q आंसर आपका होने वाला है। तो देखिए कैसे, अब इसका सोल्यूशन नेट फोर्स यहाँ पे 0 करते हैं, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे कीजिए पहले इसके चलते यहाँ पे फोर्स निकालेगा तो आएगा K × Q × 4Q बाई पूरा L², ठीक है ना। अब इसके चलते फोर्स निकालिएगा तो यहाँ पे तो निगेटिव Q मैंने मान लिया है, समझ आ रहा है। मतलब Q निगेटिव होना चाहिए तभी होगा, तो निगेटिव यहाँ पे तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम जब भी इस फॉर्मूले में, जब भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में जब भी Q का वैल्यू डालते हैं उसका मैग्नीट्यूड डालते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल Q इंटू ये Q, K भी तो आएगा यार, K Q को छोड़ दिया K, ठीक है ना, K बाई K Q हो गया बाई ये L/2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको कीजिए, Q का आंसर आपका आएगा। अब कीजिए, कैसे कीजिए आप देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। K हो गया, यहाँ पे आ जाए 4KQ² बाई ये L² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना K स्मॉल q कैपिटल Q बाई ये आ जाएगा L² इंटू ये भी आ जाएगा 4, क्योंकि 2 टू 4 होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब L² से L² कैंसिल, 4K से 4K कैंसिल, अब एक Q से एक Q कैंसिल, ठीक है ना। मतलब कैपिटल Q बराबर Q आ गया। आंसर कौन सा होगा, आंसर कैपिटल Q बराबर Q आया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा Q, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि Q को निगेटिव मानिएगा तब जाकर नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा। मतलब यहाँ पे जो Q का जो असली आंसर होगा ना, असली आंसर वो -Q होगा। मतलब Q जब -Q होगा तब ही जाकर यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। क्वेश्चन ने बोल दिया कि नेट फोर्स 0 करना है तो Q को निगेटिव लेना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये -Q। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको। दिमाग का बत्ती जला कि नहीं जला तो कोई बात नहीं, एक बार और बता दूँ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, छोड़ने वाला नहीं हूँ, पकड़ के रखूँगा पूरा, समझ में आ रहा है, दबोच के पूरा मतलब बता दूंगा, समझ में आ रहा है ना। खा जाऊँगा, समझ जाइए पूरा आंसर को। देखिए कैसे होगा, पहले बोला क्या
पहले बोला कि 2 चार्जेस थे जो 4q क्यू डिस्टेंस पे थे। अब बताना है यहाँ पे क्या कि अगर तीसरा चार्ज इनके मिडिल में आ गया, समझ में आ रहा है ना, मिडिल में आ गया, तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 करना है तो इस क्यू का वैल्यू जो तीसरा चार्ज इसके मिडिल में है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, सेम नेचर का चार्ज है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसके चलते यहाँ पे आप फोर्स निकाले इस पर, तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके चलते भी निकाले तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो पहले से 4q डिटरमाइन कर चुका है, बता चुका है। अगर यहाँ पे अनजान वैल्यू बोला रहता तब यहाँ पे हम चेंज करते, लेकिन यहाँ पे क्यू को हम निगेटिव क्यों मान रहे हैं, क्यू को निगेटिव इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसके और इसके चलते रिपल्सिव फोर्स लगा, लेकिन इसके और इसके चलते एट्रैक्टिव फोर्स इधर लग जाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा तो माइट भी हो सकता है दोनों कैंसिल कर दे, दोनों इक्वल हो जाए, समझ आना। तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, उससे अपना क्यू का आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यू का आंसर स्मॉल क्यू आया, लेकिन यहाँ पे आपको निगेटिव देना पड़ेगा आंसर। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, जस्ट डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है और ये आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी फास्ट कीजिए इसे। जल्दी हो गया सोल्यूशन? देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन है कि 4 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए डायल ऑफ ए क्लॉक। ये डायल है क्लॉक का, समझ में आ रहा है ना, उस पर 4 चार्जेज को रखा गया है, एक प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ठीक है, सोन इन द फिगर में दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इफ द क्लॉक हैज ओनली आवर हैंड, क्लॉक में बोल रहा है बस आवर हैंड समझते हैं ना, जो सबसे बड़ा वाला होता है, नहीं सबसे बड़ा वाला नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, समझ में आ रहा है, मोटा होता है, छोटा होता है, मोटा और छोटा, ठीक है ना, वो आवर हैंड होता है, ठीक है। देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट्स इन डायरेक्शन विच शोज द टाइम एज। कहने का मतलब कि 4 चार्जेज रखे गए हैं, 12 पे प्लस क्यू, 3 पे प्लस क्यू, 6 पे माइनस क्यू और 9 पे माइनस क्यू। इन चारों चार्जेज के चलते ये जो क्यू नॉट जो चार्जेज सेंटर पे रखा गया है, मतलब सेंटर पे रखा गया है, इस पे फोर्स बताना है आपको कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और जिस डायरेक्शन में लगेगा तो टाइम क्या होगा। तो टाइम जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1:30, 7:30 बज रहा है, 4:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है। तो क्या टाइम इस पर शो करेगा, इस अरेंजमेंट के चलते क्या टाइम शो करेगा। तो देखिए मैं आपको इस अरेंजमेंट को यहाँ पे बड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है ना। ये लेते हैं बड़ा डायग्राम, ले भैया सर्कल बना के नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे अपना 12 बज रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अपना 6 बज रहा है, साफ नीचे 6 बजता है ना, ठीक है, यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे अपना 3 बजता है, और यहाँ पे अपना बजता है क्या, सीधा सामने 9 बजता है, ठीक है ना। 3, 6, 9, 12 ऐसे चलता है, समझ में आना। और वो आवर एंड होता है तो समझ में आना, आवर एंड तो बहुत स्लो चलता है, लेकिन वही वो होता है अपना सेकेंड हैंड, ऐसे चलता है, ऐसा समझ। अब देखिए अब यहाँ पे बस बोल रहे हैं कि इसमें आवर हैंड है, तो आवर हैंड है तो मानते हैं भाई आवर हैंड, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा गया, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ से ये हो गया अपना 3 इसके सामने आ रहा है, बना देते हैं, क्या दिक्कत है, 3 ही है, ठीक है ना। और ये 12 सेंटर टू सेंटर मैच कर जा भाई, मैच कर जा, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे मानते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इस क्यू चार्ज के चलते इस क्यू नॉट पे जब आप देखोगे ना तो ये रिपल्सन आएगा इधर, ठीक है ना, रिपल्सन होगा। लेकिन इस माइनस क्यू के चलते यहाँ पे देखोगे तो ये अट्रैक्शन होगा, तो ये माइनस क्यू के चलते आया या प्लस क्यू के चलते आया, इस प्लस क्यू के चलते देखोगे तो इधर जाएगा, इस माइनस क्यू के चलते देखोगे तो इधर जाएगा। मतलब देखो डिस्टेंस तो सब सेम ही है, आवर एंड का बात कर रहा है तो आवर एंड तो सेम डिस्टेंस पे होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है, आवर एंड सेम डिस्टेंस पे होता है, तो मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, डिस्टेंस जितना ये है उतना ही है, इतना है ये इतना ही है। मतलब फोर्स देखोगे तो ये जो फोर्स आया दोनों सेम ही होगा। मतलब ये जो एफ आया इस क्यू और क्यू नॉट के बीच में, और ये माइनस क्यू और क्यू नॉट के बीच में जाया वो एफ ही होगा। वैसे ये क्यू और क्यू नॉट के बीच में आया ये एफ ही होगा, और ये माइनस क्यू और क्यू नॉट के बीच में आया ए भी एफ ही होगा। मतलब बोल सकते हैं इधर 2F इधर 2F, और 2F का रिजल्टेंट जो होगा इधर कहीं आएगा बीच में। आपको बताया था ना, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, समझ में आना, बीच में आएगा। सेम मैग्नीट्यूड फोर्स 45 डिग्री पे आएगा। 9 और 6 बज रहा है, 9 और 6 और बीच में आ रहा है, कहीं समझ में आ रहा है, बीच में आ रहा है। 9 6 के बीच में कौन सा टाइम शो कर रहा है, 9 और 6 के बीच में तो 1:30 तो नहीं है, 4:30 भी नहीं, 10:30 भी नहीं, 7:30 आंसर होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, मतलब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना था, बस खेलना था डायरेक्शन कॉन्सेप्ट से। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो मैं इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। हुआ सोल्यूशन कर दिया आपने, देखिए मैं करता हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बोला है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग ए चार्ज प्लस क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स। ठीक है, चलो 2 स्मॉल स्फीयर्स है, 2 स्मॉल स्फीयर से इंसुलेटिंग थ्रेड से लटका हुआ है, ठीक है ना। 2 स्मॉल स्फीयर से, एक स्मॉल स्फीयर ये है, दूसरा स्मॉल स्फीयर ये है, ठीक है ना। इंसुलेटिंग थ्रेड से दोनों लटका हुआ है, ठीक है। 2 स्मॉल स्फीयर्स प्लस क्यू चार्ज का, दोनों, इसका भी प्लस क्यू चार्ज है, इसका भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल इसका भी है, लेंथ एल इसका भी है, ठीक है। फ्रॉम ए हुक, एक हुक से, मतलब मान लो कि एक हुक है, समझ लो यहाँ से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना।
दिस अरेंजमेंट इज टेकन टू ए स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। इस अरेंजमेंट को स्पेस में लेकर चला गया, ठीक है ना, स्पेस में लेकर गया जहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लगने वाला। मतलब स्पेस में जब भी इसको ले जाओगे स्पेस में, तो आप एक बात बताओ, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप स्पेस में ले जाओगे, स्पेस में ले जाओ या किसी चीज़ को सैटेलाइट में ले जाओ, ठीक है ना, सैटेलाइट में ले जाओ, वहाँ पे सैटेलाइट SATTLIT सैटेलाइट में ले जाओ, वहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है भैया, जी का 0 होता है वैल्यू। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे 0 होगा। मतलब आपका वेट जो है ना, वेट एक्ट ही नहीं करेगा वहाँ पे। आप कैसे, आप जब भी सैटेलाइट का कोई वीडियो देखे होंगे, तो आप तो गए नहीं होंगे, सैटेलाइट का कोई वीडियो देखेंगे, सैटेलाइट में क्या होता है, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसमें क्या होता है, तैरते रहते हैं। मतलब वहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है, उसमें जी 0 होता है। जी 0 होने के चलते ना नीचे आ ही नहीं पाते हैं। और स्पेस में भी जाएगा, स्पेस में भी जो अपना ये जितने भी सैटेलाइट्स है वो भी तैर रहा है, उसमें भी स्विम कर रहा है, सैटेलाइट स्विम कर रहा है। क्यों स्विम कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास जी नहीं है। समझ में आ रहा है, जी नहीं है जिसके चलते वो नीचे नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्पेस या सैटेलाइट में जी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। बस इतना जानिए, यहाँ पे सोल्व होगा। जब अब इसको स्पेस में ले गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे था, तो यहाँ पे था जी था, तो जी था, तो mg से ऐसे नीचे लटका हुआ था। जब भी स्पेस में ले जाया जाएगा, लिख दिया है कि यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी स्पेस में ले जाएगा, नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहाँ पे नहीं लगेगा, कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पहले ऐसे था ना, ये ऐसे हो जाएगा, पूरा बीच से ऐसे हो जाएगा, पूरा बीच लेंथ से ऐसे हो जाएगा, पूरा बीच लेंथ से ऐसे हो जाएगा। मतलब ये L डिस्टेंस था, ये L डिस्टेंस था, मतलब पूरा मिलाकर कितना हो गया, 2L डिस्टेंस हो गया, 2L डिस्टेंस हो गया, 2L डिस्टेंस। ये बॉल्स थे, अपने बॉल्स थे, ठीक है ना, 2L डिस्टेंस हो गया, 2L डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, तो ये प्लस क्यू ही रहा, प्लस क्यू चार्ज तो प्लस क्यू ही रहा। अब पूछ क्या रहा है, आप देखिए पूछ रहा है देन द एंगल बिटवीन द टू थ्रेड्स एंड द टेंशन इन ईच विल बी। मतलब पूछ रहा है कि इसमें टेंशन कितना होगा। जब भी ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे भी था तभी इसमें टेंशन लग रहा था, ऐसा बात नहीं। टेंशन क्या लगता है, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना। तो टेंशन इसमें ऐसे लग रहा था, टेंशन इसमें ऐसे लग रहा था, टेंशन इसमें ऐसे लग रहा था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों चार्जेस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर टेंशन पूछ रहा है, तो जब भी ये ऐसे बैलेंस्ड है, पूरा मतलब सीधे ऐसे, समझ में आ रहा है ना, पूरा ऐसे सीधे है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है तो नीचे नहीं जा रहा है, पूरा ऐसे सीधे, मतलब टेंशन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के यहाँ पे बराबर। तो टेंशन इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है टेंशन के लिए, समझ में आ रहा है ना। टेंशन इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर करेंगे तो कीजिए ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, के Q1, Q1 का वैल्यू कितना, Q1 का वैल्यू है अपना Q, दूसरा भी Q, ठीक है ना, अपन R का वैल्यू कितना होगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, पहले तो L था, समझ में आ रहा है, लटका था तो एक से, लेकिन ये दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना, 2L², तो 2L² हो जाएगा। मतलब ये कीजिएगा तो आएगा अपना 1/4 पाई ε0 Q²/2L², ठीक है, 2L²। और ये पूछा था यहाँ पे एंगल, तो एंगल कितना हो गया भाई, दोनों के बीच में एंगल तो 180 डिग्री हो गया। मतलब एंगल का वैल्यू अपना आ गया 180 डिग्री, और टेंशन का वैल्यू जो आ गया अपना आ गया 1/4 पाई ε0 Q²/2L²। ऐसा कहीं आंसर कहीं दिया हुआ है, ऐसा कहाँ दिया हुआ आंसर, आंसर अपना दिया हुआ 180 डिग्री 1/4 पाई ε0 Q²/2L²। ऑप्शन नंबर ये है। मतलब आपको समझ में आया मैंने क्या बताना चाहा, मैंने ये बताना चाहा कि जब भी आप किसी चीज़ को स्पेस में ले जाइए या सैटेलाइट में ले जाइए, समझ में आ रहा है, वहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है, वहाँ पे नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं तो ग्रेविटी वहाँ पे लगेगा नहीं, ग्रेविटी लगेगा नहीं तो क्या हो गया, स्टेट हो गया। दोनों समझ में आ रहा है, स्टेट हो गया। मतलब जितना यहाँ पे टेंशन लग रहा था वो एफी को बैलेंस किया, समझ में आ रहा है, जिसके चलते ये स्टेट हुआ। तो जितना टेंशन होगा उतना एफी होगा, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एफी के इक्वल कर देंगे, अपना टेंशन आ जाएगा। और एंगल तो पता चल ही गया कि जब भी स्टेट हुआ तो इसमें एंगल कितना बना, पहले ऐसे था तो 0 डिग्री के एंगल पे था, जैसे ऐसे हुआ तो 180 डिग्री के एंगल पे आ गया। समझ में आ रहा है ना, तो अपना ये आंसर मिल गया आपको। मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस कराए, मतलब समझ लीजिए कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन खंगाल कर कराया है। अभी कूलम्ब्स लॉ खत्म हुआ नहीं है, कूलम्ब्स लॉ तो अभी समझ लीजिए चालू हुआ है। कूलम्ब्स लॉ में अभी 2 लेक्चर्स और लगने वाले हैं, और इतना ज़्यादा मजा आएगा, समझ लीजिए कि कल के लेक्चर में, कल आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम बताऊंगा, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।